हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और अगर आपको इस चैप्टर का ज्ञान है तो आप जो है काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दूसरे चैप्टर्स के भी। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का देखिए दो पार्ट में ये आता है। ग्रेजुएशन में भी आता है और ये मतलब ये लेवल पे भी आता है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई जाती हैं। तो इसका दो पार्ट में से एक पार्ट हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है जिसमें सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। ठीक है। तो आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं कहूंगा कि आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो पार्ट है उसमें हम क्या क्या करवाने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है इसमें सीक्वेंस सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम ये बताएंगे कि प्रोग्रेशन कितनी तरह की होती है, प्रोग्रेशन में क्या क्या प्रोग्रेशन आती हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम इनको टाइप वाइज लेके चलेंगे और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको हर प्रोग्रेशन को बताने के साथ साथ उसके सारे प्रीवियस ईयर, जितने भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे वो भी करवाएंगे, और इसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम उसमें करवाएंगे। ठीक है, टाइप के साथ में। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सीधा किसी भी टॉपिक पे आना नहीं चाहिए। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज का टॉपिक है, मैं सीधा इसमें बिल्कुल नहीं आऊंगा। पहले मैं आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये बात कि सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहता है कि सीक्वेंस क्या होता है। क्या आपको ये पता है कि सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस को जानना जरूरी है, ये जानने से पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो सीक्वेंस होता क्या है? ये एक टाइप का फंक्शन होता है, अ टाइप ऑफ फंक्शन, अ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अ टाइप ऑफ फंक्शन whose domain is the set of natural number। नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है, डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रांत। जिसका डोमेन जो होता है वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है। ठीक है। अब देखो, ऐसा होता है कि कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसको ये वाले सिंबल से डिनोट करा जाता है जनरली। ठीक है। और ये एक तरह का फंक्शन होता है। फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है। आप, मैं अगर इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखूं तो कुछ इस तरीके का है। जैसे मान लेते हैं फंक्शन हमने कोई बना रहे हैं f फ्रॉम n टू, सपोज करो कोई और एक और सेट है हमारे पास में r मतलब रियल नंबर का सेट। ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं ये फंक्शन को सीक्वेंस बनना है तो इसको एक नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि इसका डोमेन जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डोमेन। ये जो पहला वाला सेट दिख रहा है इसको डोमेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे हम कोडोमेन। इंग्लिश में बोले तो डोमेन कोडोमेन, हिंदी में बोले तो प्रांत और सहप्रांत। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत, सहप्रांत बोलते हैं। तो प्रांत और सहप्रांत में क्या होता है, मतलब अगर मान लेते हैं इसका प्रांत यानी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये फंक्शन सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा फंक्शन का टाइप होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। कई सारे केसेस में ये रियल नंबर होता है, कई सारे केसेस में रियल नंबर का सेट नहीं भी होता। ठीक है। तो कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। अगर कोडोमेन जो है इसका रियल नंबर का सेट है तो इस सीक्वेंस का एक नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चे रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस हो सकता है उस केस में उसका नाम। ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास में एक फंक्शन है 2 raised to power x, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे n को, यानी नेचुरल नंबर के सेट को। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा f1 कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 2 raised to power 1 विच इज 2। f2 कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 2 raised to power 2 विच इज 4। f3 कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 2 raised to power 3 विच इज 8। और F4 कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 2 raised to power 4 होता है सर 16 हो जाएगा। F5 कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 2 raised to power 5 होगा 32 होता है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो एक तरह का सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस क्या बन रहा है बच्चे? 2 4 8 16 32 और ऐसे 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 करके कुछ चल रहा है ना। तो याद रखिएगा ये जो सीक्वेंस बना है ना, ये इस फंक्शन की हेल्प से बना है। देख पा रहे हैं? तो इस फंक्शन में क्या करा मैंने, x के प्लेस पे नेचुरल नंबर डालने शुरू करे तो मेरे पास में कुछ वैल्यूज आई, है ना, कुछ रियल वैल्यूज आई।
और ये सीक्वेंस इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या होता है, ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना जरूरी है। यानी 1 2 3 4 आप इसमें डालेंगे तो आपके पास में कुछ नंबर्स निकल के आएंगे या कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। वो जो असाइंड वैल्यू होंगी वही सीक्वेंस की वैल्यू कही जाती है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो रेंज होती है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है, यानी परिसर होता है। अब जैसे आपने सीक्वेंस सीख लिया, क्या सीखा हमने अभी, क्या क्या सीखा पहले ये बताओ। हमने ये सीखा सीक्वेंस क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी प्रांत क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फंक्शन सीक्वेंस बनने के लिए, है ना, डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। जब हम सीक्वेंस बना देते हैं तो बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अगर मैं ये जो सीक्वेंस बन रखा है इसी की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से आप देखो जरा। जैसे मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, बिल्कुल सही 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड 2 आएगा, बहुत अच्छी मैथ्स है तुम्हारी। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर आपने ध्यान दिया, मैंने पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड करके दिखाया आपको। तो जब हमने डिवाइड करा तो ऑलवेज आंसर सेम ही आ रहा है, देखो 2 2 2 2 2 2 ऐसे, है ना। तो इसका मतलब यह है प्रीवियस टर्म को यानी सक्सीडिंग टर्म को अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म से यानी ये वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूं मैं, है ना, तो होता क्या है, रेशियो ऑलवेज सेम आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें कि हम पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड करें तो रेशियो सेम आ जाए। जैसे सपोज करो 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 27 लिख दिया, 81 लिख दिया, ऐसे करके मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं मान लेते हैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 27 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा। 81 को 27 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा। यानी आंसर ऑलवेज सेम आ रहा है, 3 3 3 3। जैसे इसमें 2 2 2 2 आ रहा था, इसमें 3 3 3 3 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस भी इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख पा रहे हो, डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले सीक्वेंस, इनको एक नाम दिया जाता है। इनका नाम क्या होता है बच्चे, इनका नाम होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन होते क्या है बच्चे, प्रोग्रेशन होते हैं ऐसे सीक्वेंस, है ना, ऐसे सीक्वेंस जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दें बच्चे। अगर हमारे पास में कोई ऐसे सीक्वेंस है जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हीं को प्रोग्रेशन बोला जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया हो, प्रोग्रेशन का ही एडवांस केस जो है वो क्या है, सीक्वेंस है ना। प्रोग्रेशन का ही एडवांस केस क्या है बच्चे, सीक्वेंस है ना। ये मैंने सबसेट का सिंबल बना दिया, जरूरी नहीं है उसको बनाना, वो मैं खाली बस समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। तो सीक्वेंस जो है इसका एडवांस केस है, अगर आप समझो तो प्रोग्रेशन कहां से निकल के आती है, सीक्वेंस से ही निकल के आती है ना। सीक्वेंस बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उसका ही जो एक मैं बोल सकता हूँ कम एडवांस केस या उसका एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो होता है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के भी छोटे 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 टाइप्स होते हैं। जैसे प्रोग्रेशन जो होते हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है, किसमें क्या है, रेशो सेम होता है, किसी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, किसी में कुछ और चीज होती है, किसी में और कुछ चीज होती है, उसमें किसी में पावर जो होती है उसका इफेक्ट आ जाता है ना। तो इसी के बेसिस पे बच्चे एक पहली प्रोग्रेशन जो आती है वो आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं बच्चे समांतर श्रेणी, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। हिंदी मेरी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है पहले तो आप ये समझिएगा। जैसे सपोज करिए मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं यहाँ पे 2 4 6 8 10 डॉट 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 20, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में मैं पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से माइनस करता हूं, जरा करना। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 2 10 - 8 सॉरी 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बार बार जब भी मैं माइनस कर रहा हूँ, जैसे पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से माइनस करो, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से माइनस करो, पीछे वाली को आगे वाली से, पीछे वाली को आगे वाली से, तो ऑलवेज आंसर सेम ही आ रहा है। देखो 2 2 2 2 ऐसे 2 ही आंसर आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम सक्सीडिंग टर्म को यानी ये वाली टर्म को हम पीछे वाली टर्म से माइनस करता हूं, ठीक है, यानी प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करता हूं। तो सक्सीडिंग टर्म को अगर हम प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करें और ऑलवेज डिफरेंस सेम आ जाए, उस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया।
ये जो कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आ रहा है वो है क्या, वो एक्चुअल में एक तरह का डिफरेंस है। एक तरह का क्या है बच्चे, डिफरेंस है। तो इसको नाम से, एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब में कॉमन यानी एक जैसा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको सार्वनुपात भी बोलते हैं और इसको डी से डिनोट करा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सार्वनुपात। सार्वनुपात भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करा जाता है बच्चे, डी से डिनोट करा जाता है। तो डी होता क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वनुपात। और इसको क्या है ना, क्या काम है इसका कि ये जब हम सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं तो ये सेम आता है। ठीक है, कभी भी कोई भी सीक्वेंस जिसमें ये बार बार सेम आता जा रहा है, डी सेम है, डी कभी चेंज नहीं हुआ, ऐसे सीक्वेंस को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, मैं अगर आपसे पूछूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें जब भी हम दो टर्म्स को माइनस करते हैं, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग को, यानी आगे वाली और पीछे वाली को, जब भी हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस ऑलवेज सेम आता है, चाहे वो किन्हीं भी दो टर्म्स को कर लें, इन दो 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 को कर लें, ऑलवेज आंसर सेम आएगा। दो टर्म को आगे और पीछे वाली की बात करिए, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, गलत। आगे पीछे का मतलब ये है कि इसके आगे ये वाली टर्म है तो इनको माइनस करना है आपको। तो जब भी हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15, क्या ये एपी है या नहीं है, तो आपको क्या करना है ये चेक करने के लिए, सबसे पहले इनको माइनस करके देखना है, इसको माइनस करके देखना है, इसको माइनस करके देखना है, इसको माइनस करके देखना है। अगर आपका आंसर ऑलवेज माइनस करने पे 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3 है ना, माइनस करने पे अगर आपका आंसर ऑलवेज सेम आया तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक तरह की एपी है। अगर मान लेते कहीं पर ऐसा हो गया कि आप माइनस करते रहे डिफरेंस सेम आ रहा है, 15 पे भी ठीक आया, 3 आ गया, उसके बाद में यहाँ पे 19 लिखा हुआ है और यहाँ पे जब आपने डिफरेंस करा तो 4 आ गया, तो उस केस में ये एपी नहीं है। एपी होने के लिए हर टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर हर टर्म का डिफरेंस सेम है तो ही वो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होना सबसे पहली क्वालिटी होती है एपी की। अब जब भी कोई भी हम सीक्वेंस बनाते हैं यानी एपी बनाते हैं या चाहे कुछ और भी तरह का सीक्वेंस बनाए तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब लिखा हुआ है, ये है क्या एक्चुअल में, हिंदी में इसको बोलते हैं हम पद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम टर्म, है ना, TERM, टर्म बोलते हैं बच्चे हम, टर्म या पद। होते क्या है बच्चे, ये जो लिखा हुआ है ना ये दिखाते हैं कि इनकी पोजीशन। ठीक है, तो टर्म जो है जैसे ये पहला लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम पहली पोजीशन पे, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म यानी दूसरा पद है, ये तीसरी टर्म यानी तीसरा पद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इस तरीके से 5, 6, 7 ऐसे करते करते ये पूरी की पूरी टर्म्स है। तो अगर मान लेते हैं कभी भी किसी भी एपी की आपको फर्स्ट टर्म लिखनी हो, है ना, फर्स्ट टर्म अगर आपको कभी भी लिखनी हो तो इसको हम A1 यानी ए से डिनोट करते हैं। अगर आपको सेकंड टर्म लिखनी है बच्चे, सेकंड टर्म, तो इसको हम A2 लिखते हैं या तो हम A प्लस डी भी लिख देते हैं। अच्छा, कई बार हम टर्म्स को T1 भी लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में T1 T2 ऐसे भी लिखा होता है, सेम ही बात है। ठीक है, आप याद रखिएगा T1 लिखो या A1 लिखो, है ना, तो उसको आपको समझ के चलना है कि ये टर्म की बात हो रही है। अगर मैं थर्ड टर्म को लिखता हूं बच्चे तो थर्ड टर्म जो होती है उसको हम A3 लिखते हैं और A3 होता है A प्लस 2D। सपोज करो मैं फोर्थ वाले को लिख रहा हूं तो फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं बच्चे A4 और A4 होता है A प्लस 3D, है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन आप समझ पाएंगे, जरा इसको ध्यान से समझो। फर्स्ट टर्म को हमने A लिखा था, सेकंड टर्म को हमने A प्लस डी लिखा, थर्ड टर्म को हमने A प्लस 2D लिखा, फोर्थ को हमने A प्लस 3D लिखा। सपोज करो मैं फिफ्थ लिख रहा हूं तो फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे बच्चे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, रिलेशन ये समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे उससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे इससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे उससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं मान लेते कोई सी भी टर्म निकालूंगा इसकी, जैसे सपोज करो मैं 20th टर्म निकाल रहा हूँ, 20th टर्म निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा A लिखूंगा और एक कम लिख दूंगा मैं यहाँ पे A प्लस 19D लिखूंगा। सपोज करो मैं 55 निकालना चाहता हूँ, 55th टर्म निकालना चाहता हूँ मैं, है ना, तो अगर मेरे को निकालनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा A प्लस 54D लिखूंगा। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, अगर मान लेते हैं ये कहीं पे जाके खत्म हो गई ये एपी, सपोज करो कहीं पे तो खत्म होगी, सपोज करो कहीं पे जाके खत्म होगी और उसको मैं उसकी nth टर्म बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, nth टर्म, ठीक है, an। तो nth टर्म को बच्चे हम चाहें तो an इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं उसको। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू
डी होता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला होता है। एपी में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है आपके पास में, लेकिन जो फॉर्मूले बड़े बढ़िया हैं। आपको फॉर्मूला लर्न करेंगे तो फॉर्मूला तो आपको एनसीईआरटी में सारे मिल जाते हैं, लेकिन हम जो करवाएंगे उसमें प्रॉपर्टीज के ऊपर बात है। प्रॉपर्टीज और शॉर्ट ट्रिक आपको एनसीईआरटी में या कई जनरल बुक में नहीं मिलती, और उसके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा फंस जाता है, क्योंकि वो बेसिक से करने बैठता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसको। ठीक है, तो जहां पे बेसिक लगेगा वहां पे बेसिक लगाएंगे, जहां पे बेसिक नहीं लगेगा हम ये बताएंगे कि कैसे करना है आपको। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला याद रखिए, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होती है उसकी nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं हम इसको। ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। एन जो होता है उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी इसमें कितने पद हैं टोटल। जैसे ये 2 का पहाड़ा लिखा है मैंने, आप ध्यान से देख पाओ, 2 धाम 20, तो इसमें 2 धाम 20 है ना, 2 10 जा 20 होता है ना, तो इसका मतलब इसमें 10 पद हैं, यानी 10 टर्म्स हैं टोटल। 10 बार में हमने पढ़ा होगा इस टेबल को, तो ये 20 पे पहुंच गए होंगे हम। ए एन होता है लास्ट टर्म, ये होता है ए एन, जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, इसको ए एन बोलते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं, इसको ए टू बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस को डी बोलते हैं। याद रखिए, कभी भी अगर आपको डी निकालना है ना, क्या करना है, डी निकालना है। मेरे पास में जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूं, डी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन माइनस वन। ठीक है, वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए एन माइनस वन। इसका मीनिंग ये होता है कि आगे वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाली टर्म से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको ऐसे करते हैं हमारा आंसर निकल जाता है। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसमें ज्यादा आपको टफ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको काफी सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, इसको पढ़ के अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले तो अगर किसी भी एपी की हमारे को कोई सी भी टर्म निकालनी है, या किसी भी सीक्वेंस की हमारे को कोई सी भी टर्म निकालनी है, जरूरी नहीं है वो एपी हो, कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसकी कोई सी भी टर्म निकालनी है, जैसे हमारे को nth टर्म निकालनी है, kth टर्म निकालनी है, pth टर्म निकालनी है, कुछ भी टर्म निकालनी है, पांचवी छठी सातवीं आठवीं, तो उसको करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको क्या दे रखी है आपको, अब ये सीरीज आपको जो गिवन है, ये कुछ इस तरीके से 1 5 9 13 और 17 और डॉट डॉट डॉट। आपसे बोला गया कहीं पे जाके खत्म हुई होगी, बताओ कहाँ पे खत्म हुई, उसको क्या बोलेंगे इन चारों में से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पहली टर्म निकालनी है इसकी, फिर दूसरी टर्म निकालनी है इसकी। बताओ जरा क्या है दूसरी, 5। ठीक है, जैसे आपने पहली और दूसरी निकाल दी, इन दोनों को माइनस करके देखो जरा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो a2 माइनस a1 जो दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है 5 माइनस 1, कितना होता है बच्चे, 4। सबको पहले माइनस करके देख लो, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 4, ठीक है, 17 4। ठीक है, सबके सब सेम आ रहे हैं, यानी गिवन सीक्वेंस जो है बच्चे वो क्या है, एक तरह का एपी है। क्या है ये, एक तरह का एपी है। तो एपी है, एपी की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए एन यानी nth टर्म जो हो जाएगी a यानी 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब 4। ठीक है, यहाँ पे रखना है सारी की सारी वैल्यू, आपका आंसर खत्म। तो 1 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n, और 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 होता है बच्चे 3 माइनस का, तो 4n माइनस 3 हो गया। ये हो गई इसकी nth टर्म। देखो इतना इजी होता है किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म निकालने। ठीक है, या तो आप सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस अगर एपी नहीं भी बन रहा तो आप उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जो भी वो सीक्वेंस प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, आप उसके बेसिस पे उसकी nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एपी है, तो हम एपी के बारे में ही बात करेंगे। सेकंड, जैसे एक क्वेश्चन है आपको दे रखा है, आपसे बोला गया है इसकी nth टर्म बताओ, तो आपको क्या करना है, ए निकालना है। ठीक है, डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, 4 में से 1 को माइनस करो, 4 में से 1 को माइनस करो, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको nth टर्म निकालनी, तो ए एन इज इक्वल टू होता है बच्चे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इजी क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले रटवाना है मेरे को, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए मतलब 4 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा बच्चे डी की वैल्यू। तो 1 प्लस, देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n हो जाता है माइनस का, 3 1 जा 3 हो जाता है। इसको कट करेंगे तो ये हो गया बच्चे 3n माइनस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी तरीके का? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और देखो जरा। अब होता क्या है, मैं क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि हम चैप्टर करा रहे हैं एपी, एपी में देखो कुछ चीजें होती हैं, जब भी अभी हमने क्या सीखा कि जब भी इसकी nth टर्म निकालनी हो हमारे को, nth टर्म ये लास्ट टर्म कभी भी निकालनी हो, लास्ट टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मान लेते हैं आपको कोई भी एपी दे रखी है,
जैसे कोई भी एपी दे रखी है 2 4 6 8 ऐसे करते करते 20 तक, और नहीं भी दे रखा 20 तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और आपको बोल दिया जाता है फाइंड द सम, है ना, क्या निकालो, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी। तो अगर आपको इन सबको जोड़ के इसका आंसर क्या आएगा, जोड़ जाड़ के, इसको जोड़ जाड़ के जितनी भी टर्म्स हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो पहला तरीका तो ये कि आप लाला बन जाओ, लाला बन के इन सबको ऐसे ऐसे करके लिखकर और जोड़ना शुरू कर दो, जितने भी दिख रहे हैं ना 8 10 20 तक पूरा लिखो, जोड़ना शुरू कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैथमेटिशियन बनो, है ना, और इसका एक फॉर्मूला निकालो। तो याद रखिएगा जब भी हमारे को सम निकालना होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एन फाइनाइट टर्म्स, ये फाइनाइट एपी के लिए लगते हैं फॉर्मूले जितने भी होते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला दो होते हैं बच्चे, एक होता है एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं जब हम फॉर्मूले को, तो ये दूसरे फॉर्म में टूटता है जिसको बोलते हैं एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन, ठीक है। तो ये दोनों में से यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम ही फॉर्मूला है बट वो अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं उसको। तो लिखने के तरीके दो हैं, पहला ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है, आपको दो चीजें गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, पहले यहां से यहां तक कितनी टर्म्स यूज हुई है यानी एन पता होना चाहिए। दूसरा, या तो आपको लास्ट टर्म पता हो, जैसे मुझे पता है, तो लास्ट टर्म जब भी पता होगी यहाँ पे तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। लास्ट टर्म अगर नहीं पता होगी तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता, जैसे यहाँ पे 20 दिख रही है मेरे को लास्ट टर्म, अगर 20 ना दिख रही होती तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करता है इसमें, ठीक है। तब इसमें यह बताया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें यूज हुई है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता है कहाँ तक कितनी यूज हुई है और आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सम निकाल सकते हो। तो दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और होती है, अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, तीन टर्म्स क्या है बच्चे एपी में है, जैसे सपोज करो तीन टर्म्स कौन सी हैं, एबीसी, एबीसी तीन टर्म्स हैं एपी में। तो याद रखिएगा जो दूसरे वाले का डबल होता है पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई सम के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरे वाले को जब भी मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला और तीसरे के सम के इक्वल होगा। जब फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 4 6, क्या ये तीन टर्म्स जो है एपी में है, तो आप बोलेंगे यस सर, इन दोनों को माइनस करो 2 आता है, इन दोनों को माइनस करो 2 आता है। तो अगर ऐसा है तो बीच वाले का डबल मैं कभी भी करता हूँ, जैसे 2 इंटू 4 करता हूँ तो 6 प्लस 2 के इक्वल आएगा, 6 और 2 कितना होता है 8, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। तो देख पा रहे हैं आप, ये जो इसका जो डबल करा है इन दोनों के सम के इक्वल आया, इन दोनों के क्या सम के इक्वल आया। तो 6 और 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो कभी भी अगर ऐसा बोला जाएगा कि तीन टर्म्स एपी में है तो बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको। तो आज की क्लास में सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और आगे भी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोला ये गया है इफ थ्री नंबर्स 3x7 आर इन एपी, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको। देखो 3x7 एपी में है तो इसका मतलब बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ x की वैल्यू क्या होगी तो 10/2 हो जाएगी बच्चे, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको फॉर्मूला समझाना मेरा काम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा लेकिन पहले आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला यह है कि जब भी आप बीच वाले का डबल करते हो तो पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है। तो 2x इज टू होता है 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10 होता है बच्चे, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, आपको बोल रखा है यदि n माइनस 3 4n माइनस 2 5n प्लस 1 जो है वो एपी में है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप इसको खुद भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। चार ऑप्शन है आपके पास में 1 2 3 4, और अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं आपको 20 सेकंड से 30 सेकंड का टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप 20 से 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है ना। नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड बेकार है, बिल्कुल मान के चलो, ठीक है, क्योंकि ये उससे बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, 20-30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए, बीच वाले का जो डबल होता है यानी 4n माइनस 2 का जो डबल होता है बच्चे, है ना, वो किसके इक्वल होता है, पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है। पहले और तीसरा ये है, ठीक है। तो 4 2 8n हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो -4 हो गया इज इक्वल टू n और 5n हो गया 6n,
-3 + 1 -2, ठीक है। -4 इधर कर लो, 6n को इधर शिफ्ट कर लो, तो 8n - 6n = हो गया, -4 इधर गया और ये इधर हो गया, तो 8n - 6n होता है 2n = 2 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई। लो खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब आपको ये समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको पीजीटी का, ठीक है। इसका पीछे करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। हम एक पीजीटी का क्वेश्चन देते हैं और इसका आपसे जो है वो आंसर मांगते हैं हम, ठीक है। 2015 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया इफ log 2 raised to power x minus 1 and log 2 raised to power x plus 3 are in arithmetic progression यानी एपी, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। 5/2, 3/2, log base 2 5, log base 2 3। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 70 सेकंड का आप टाइम लीजिए। 70 सेकंड में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। 70 सेकंड से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए, है ना। तो करिए उसको। 70 सेकंड्स में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 70 सेकंड, ठीक है। 70 सेकंड चक द इंडिया वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो आपको ये पता है, देखो तीनों टर्म्स क्या है। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा। रीजन क्या है, आप बोर हो जाओगे भाई साहब, है ना। तो मैं सीधा आंसर बताता हूँ। तीनों टर्म्स क्या है एपी में, तो बीच वाले का डबल 2 log 2 raised to power x minus 1, ठीक है। पहले और तीसरे के मल्टीपल के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। log 2 प्लस log 2 raised to power x plus 3, है ना। पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चे log x प्लस log y की। याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर दो लॉग दे रखे हैं, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, तो दोनों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं अंदर वाले। तो इसको एक बार लॉग लिखकर मल्टीप्लाई में x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो log x प्लस log y होता है log x इंटू वाई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है log, कभी भी मान लेते हैं y log x इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये पावर ऊपर जा सकती है छलांग मार के। तो कुछ इस तरीके से log x रेस्ट टू पावर y लिखा जा सकता है इसको। तो ये पावर को ऊपर पहुंचा दो छलांग मार के, है ना। तो छलांग मार दिया हमने, तो 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, लो भाई साहब छलांग ऊपर पहुंच गया है, होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बन रहा है log 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 3। कैसे, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगा के, ये वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा के। अब देखो log से log कंपेयर करो, तो यहाँ पे भी log लिखा हुआ है, यहाँ पे भी log लिखा हुआ है, तो अंदर जो लिखा हुआ वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 3 के इक्वल है। अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसको भी ओपन करेंगे अभी। तो इसका होल स्क्वायर होगा बच्चे 2 रेस्ट टू पावर x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x, इसको लिख देता हूं मैं, प्लस 2 3 होता है बच्चे 6। सबको उठा के इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये हो गया 2 रेस्ट टू पावर x का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x, मतलब ये वाला इधर आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस 6 है, ये भी शिफ्ट हो गया, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये टोटल कितनी बार 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 2 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 रेस्ट टू पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x, ठीक है, ओके, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा लग रहा है। अगर मैं सपोज करो इस थोड़ी देर के लिए इस पूरे को 2 रेस्ट टू पावर x को मैं सपोज करो z कंसीडर कर लेता हूं, है ना। ये z नॉर्मल z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला z नहीं है। तो कुछ ऐसे है z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 1 5 होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो माइनस 5 प्लस 1, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो z स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस 5 नहीं, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 5 माइनस 1 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। z स्क्वायर माइनस का ऐसे लिख लेता हूँ 5 माइनस 1, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सही है। तो इसको खोलेंगे, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1 इंटू z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, कॉमन लो, कॉमन लोगे तो z स्क्वायर में से z कॉमन निकालो तो z माइनस 5 हो जाता है, प्लस 1 कॉमन निकालो तो z माइनस 5 हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z माइनस 5 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है ना। तो यहाँ से z की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 5 आ रही है और एक आ रही है माइनस का 1। माइनस के 1 को नेग्लेक्ट कर लो, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। प्लस का 5 ले लो, तो प्लस का 5 लिया तो देखो 2 रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू प्लस का 5 आ रहा है। अब मेरे को मतलब मान लेते हैं मेरे को यहाँ से ये x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये एक्सपोनेंशियल
से x जो है नीचे लेकर आना पड़ेगा। कभी भी अगर ऐसा होता है तो log लिया करो। तो log बेस 2 ले रहा हूं सपोज करो मैं, और ये 2 रेस्ट टू पावर x log बेस 2 5 के इक्वल है। तो बच्चे होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है log की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, log की प्रॉपर्टी होती है कभी बेस a x लिखा हुआ है, ठीक है, पावर में यहाँ पे, तो इसका आंसर x हो जाता है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू आ रही है बच्चे log बेस 2 5 आ रही है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे को ऑप्शन नंबर। तो समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको करना नहीं आया होगा वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन अभी तो पहली क्लास है भाई साहब, पहली क्लास में टफ क्वेश्चन कहां देता हूं मैं, है ना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो बहुत ही अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो सेम क्वेश्चन दिख रहा है, यूपी पीजीटी 2016 और 2019 दो बार आया है भाई सब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है log 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 log 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 4 जो है वो एपी में है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे भाई साहब तुम, हाँ बिलीव करो अपने आप पे, कर पाओगे तुम। हम इसमें सीधा सीधा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? बीच वाले का डबल करो, इज इक्वल्स टू पहला वाला प्लस तीसरा वाला, पहला वाला प्लस तीसरा वाला, तीसरा वाला, ये है ना, है ना, ये कर लो। अब इसमें प्रॉपर्टी वही दोनों लगाएंगे जो अभी लिखवाई थी, इस पावर को ऊपर पहुंचा देंगे, तो log 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल्स टू log 3 इंटू 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 4, है ना। अब log से log हटाएंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये कुछ ऐसे होगा, 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 4 के इक्वल हो गया। अब देखो जरा, ये हो गया a स्क्वायर, यानी 3 रेस्ट टू पावर x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर x इंटू 2, है ना, 2ab, तो 2 2 कितना हो गया बच्चे, आप ध्यान से देखो ये 4 हो गया, तो 4 इंटू 3x लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3x की पावर x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा। सबको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, सबको उठा के इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो गया 3 रेस्ट टू पावर x का होल स्क्वायर, है ना, 4 और 3 हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 3 रेस्ट टू पावर x, और 12 माइनस होंगे उधर जाके, है ना, तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको z कंसीडर करो, है ना, z इज इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू पावर x कंसीडर कर लो, मान लिया इसको, है ना। तो अगर मानेंगे तो z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर माइनस 8z माइनस प्लस z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, 8th क्लास में आता था भाई साहब, इतना तो आता होगा, है ना, सबको आता है पक्का। ठीक है, z कॉमन लो, z कॉमन लोगे तो z माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लो तो z माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, तो z प्लस 1 z माइनस 8, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस का 1 और प्लस का 8, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला 8 उठा लेंगे, z इज इक्वल्स टू प्लस 8, z की वैल्यू क्या थी बच्चे, 3 रेज टू पावर x 8 के इक्वल, दोनों तरफ log ले लो बेस 3 पे, ठीक है, जैसे ही लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, log बेस 3 8 आ जाएगी, बस खत्म। देखो लाइफ जिंगा लाला, है ना, मजे आ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो जितना आप अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना आप समझेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, आपको समझ में आती है अगर चीजें तो आप सीधे ये वाले स्टेप पे आ सकते हो। आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे जेड ना मान के आप डायरेक्ट इसको इधर क्या कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, जिस तरीके से आप करना चाहते हो उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये टीजीटी 2010 में आया है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ लॉग बेस में एल दे रखा है, ये लॉग में बेस एम एक्स, लॉग में बेस एन एक्स, ये है एपी में, तो बताओ एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर की वैल्यू पूछिए आपसे। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, अपने आप क्वेश्चन को करो, एक आंसर निकालो। अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, नहीं करता तो देखिएगा कहाँ पे आपने गलती करी है। तो देखो मुझे ये पता है कि तीनों एपी में तो बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा, यानी लॉग बेस एल एक्स प्लस लॉग बेस एन एक्स के इक्वल होगा, सही है ना। अब यहां पे एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ है गड़बड़ ये है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ना ये इन दोनों के बेस सेम नहीं है, देख पा रहे हैं,
तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी लगती है ना, वो जो प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वाली होती है, वो तब लगती है जब इनके बेस सेम होते हैं। अगर बेस सेम है तो ही हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस वाले को, वरना ये कन्वर्ट नहीं होती। मतलब इसका बेस ए है तो इसका भी ए होना चाहिए, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसका बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। अब बेस सेम कैसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसको करने का एक तरीका होता है, वो होता है अगर आपके पास में log बेस ए बी ऐसे दे रखे हैं और आपको इसको उल्टा पुल्टा करना है, उल्टा पुल्टा मतलब इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर लाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस बी ए बी लिख सकते हैं, 1/log बेस बी ए बी लिख सकते हैं। तो मैं इसको उल्टा पुल्टा करूंगा तो 2 इंटू 1/log बेस एक्स एम ऐसा लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/log बेस एक्स एल लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/log बेस एक्स एन लिखा जा सकता है। समझ गई बात। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और इसको चाहो तो इधर पहुंचा दो, वो तो हम अभी देख लेंगे कहाँ किसको पहुंचाना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम चाहें तो। इसको इधर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही है कि एलसीएम लिया जाए इसका, है ना। तो चलो एलसीएम लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 इंटू 1/log बेस एक्स एम इज इक्वल टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो log बेस एक्स एन, है ना, प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा log बेस एक्स एल अपॉन में log बेस एक्स एल इंटू log बेस एक्स एन, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब इसको ना इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो इसमें तो प्रॉपर्टी लग सकती है ना अपनी, तो 2 इंटू लॉग बेस एक्स एल इंटू लॉग बेस एक्स एन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो log बेस एक्स एम इंटू, इसको ध्यान से देखो, इसमें प्लस में मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log बेस एक्स एन इंटू एल बन रहा है ये, ठीक है, एन इंटू एल बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी भाई साहब, अब क्या करें। अब इसमें देखो एक चीज हो रही है, यहाँ पे ना हम फंस जा रहे हैं, है ना। आप भी फंस गए होंगे अगर आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो इसमें दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें ना लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज आएंगी तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आएंगी तो आप प्रॉपर्टी के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग बेस ए बी दे रखा है तो इसको हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप ये समझिएगा, इसको यूज करूंगा मैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है आपको y log x दे रखा है, तो इसको इसकी पावर में पहुंचा सकते हैं, तो ये ऐसे बन जाता है log x रेज टू पावर y, ऐसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको हटा देता हूँ, इसको कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। चलो पहले, हाँ पहले हम क्या करते हैं, बाद में हटाते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, log एल अपॉन log x लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। सेकंड और फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड वाले नंबर को भी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, log m अपॉन में log x। लास्ट में तो मैं यही जगह यूज कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 2 log, तो हम log बेस बी ए लिख सकते हैं, वही वाली प्रॉपर्टी, बस उसका रिवर्स है ये। तो वही प्रॉपर्टी को रिवर्स करके अगर मैं लिखता हूँ और ये फर्स्ट वाली के बाद में लास्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ तो ये पावर ऊपर चढ़ जाएगी, तो ये log एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे एन स्क्वायर चाहिए आंसर में ना, तो किसी तरीके से एन स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बेस एल एम हो जाएगा इंटू log एन एल हो जाएगा, log एन एल हो जाएगा, एन एल की पावर